हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ये जो आपका लेक्चर 1 शॉट रहने वाला है, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट का आपका चैप्टर नंबर 3 आपका जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, उसका आपका 1 शॉट रहने वाला है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 नॉइज़ पॉल्यूशन के टॉपिक्स की ओर चलते हैं कि आपको चैप्टर नंबर 3 में किन-किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहले हम एक बार सिलेबस अर्थात टॉपिक्स को देख लेते हैं, उसके बाद से हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल आपके 5 यूनिट हैं। एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो इसमें 5 यूनिट है और दूसरे यूनिट में आपके एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन का कह लीजिए कि आपका चैप्टर है। तो अगर चैप्टर में इसको डिवाइड करें तो आपका पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका एयर पॉल्यूशन, तीसरा नॉइज़ पॉल्यूशन, चौथा आपका वाटर पॉल्यूशन, पाँचवाँ आपका सॉइल पॉल्यूशन, फिर छठा आपका डिजास्टर कॉजेज़ एंड हज़ार्ड्स है, फिर सातवाँ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये आपका वन शॉट रहने वाला है आपका नॉइज़ पॉल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण का। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और यहाँ पे अब हम इसके इस चैप्टर के टॉपिक्स की ओर चलते हैं कि किन-किन चीज़ों को आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। तो बड़ा ही आपका सिंपल और आसान सा चैप्टर है और सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा भी। बस आपको नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, इसके सोर्स क्या है, कहाँ-कहाँ से कहिए कि कैसे-कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, इसका यूनिट क्या है और इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, कहाँ-कहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या-क्या किस प्रकार से इफ़ेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से कहिए कि प्रभाव पड़ता है, क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल कितना नॉइज़ करिए एक तरीके से हम सहन कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल कितना है, कितना हम स्वीकार्य कर सकते हैं, ज़्यादा रहेगा तो हमें क्या नुकसान पहुँचेगा और डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिनिमाइज़ नॉइज़ पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय क्या है, हम कैसे इससे कहिए कि बच सकते हैं। हिंदी में देखिए आपको सिलेबस यहाँ पे दिख रहा होगा कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है, ध्वनि की इकाई क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या है, स्वीकार्य ध्वनि स्तर क्या है और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के विभिन्न तरीके डिफरेंट मेथड्स क्या-क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बड़ा ही सिंपल सा कहिए कि आपका चैप्टर है जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको देखते चलना है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले नॉइज़ पॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अब भाई आप कोई भी आवाज़ वगैरह सुनते हैं, आवाज़ अगर काफ़ी तेज़ हो जाती है तो आपके कानों को क्या करेगी? वो नुकसान करेगी। हो सकता है कि आप बहरे हो जाएँ, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा चिल्लाओ मत या फिर जब ज़्यादा आपके जब डीजे वगैरह बजते हैं तो एकदम पास आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपका जो कान होता है, उसको भी कहिए कि एक तरीके से जो आवाज़ है, उसको सहन करने की कि हाँ, कितनी आवाज़ तक वो सहन कर सकता है। बहुत ज़्यादा आवाज़ रहेगी, तो हो सकता है कि आप बहरे हो जाएँ या फिर आपका कान एक तरीके से खराब होने लगे धीरे-धीरे। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं, जो कहिए कि धीरे-धीरे एक तरीके से डैमेज होती है, ठीक है? तो सबसे पहले नॉइज़ पॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सिंपल सा एक डेफिनिशन देखते हैं, सबसे सिंपल पहले डेफिनिशन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ या शोर जो सुनने में बुरा लगे और सेहत के लिए नुकसानदायक हो, वही क्या है आपका ध्वनि अर्थात कहिए कि नॉइज़ पॉल्यूशन है। नॉइज़ पॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि भाई जो भी आपकी आवाज़ हो गई, आप साउंड वगैरह सुनते हैं, तो वो अगर आपको नुकसान पहुँचाती है, आपको या फिर किसी जीव-जंतु, किसी भी जानवर को काफ़ी तेज़ आवाज़ है जो आपको नुकसान पहुँचाती है, तो वही आपका क्या होता है, आपका नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाता है अर्थात आपका ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पे एग्ज़ैक्ट एक और डेफिनिशन देखिए कि वातावरण में मौजूद कोई भी अवांछित, तेज या कष्टप्रद ध्वनि जो मनुष्य और अन्य जीवों के स्वास्थ्य और शांति को नुकसान पहुंचाती है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे गाड़ियों का शोर हो गया, तेज संगीत हो गया या फिर कहिए कि निर्माण कार्य की आवाज़ें हो गई, जैसे कहीं-कहीं घर वगैरह बनता है या फिर कहिए कि कोई काम वगैरह होता है, निर्माण कार्य वगैरह तो काफ़ी तेज ठक-ठक की आवाज़ आती है, जो एक तरीके से आप आराम करते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो आपको डिस्टर्ब होता है। या फिर कहिए कि आपके तेज़ संगीत का बजना, कई जगह डीजे, संगीत, गीत वगैरह गाने वगैरह बजते हैं, तो उससे कहिए कि आपको डीजे में काफ़ी ज़्यादा एक एक तरीके से डीजे में गाने बज रहे हैं काफ़ी तेज़-तेज़, तो आपके कान को एक तरीके से क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। फिर उसके बाद से जैसे गाड़ियाँ वगैरह आप रास्ते पे चलते होंगे, तो जैसे मान लीजिए कि कहीं ट्रैफिक है, तो वहाँ पे खूब हॉर्न वगैरह बजाया जाता है, तो इससे भी क्या होता है, आपको एक तरीके से आपके कान को क्या होता है, एक तरीके से नुकसान पहुँचता है अर्थात आपको नुकसान पहुँचता है। तो ये सब क्या है, एग्ज़ाम्पल है आपके नॉइज़ पॉल्यूशन के। तो मैंने क्या कहा, सबसे सिंपल आपको डेफिनिशन याद रखना है। क्या याद रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ या शोर जो सुनने में बुरा लगे आपको अर्थात कहिए कि बुरा भी लगता है जब काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। कई लोग घर में ही चिक-चिक करते हैं या फिर बाहर आप कहिए कि ट्रैफ़िक में फँसे हुए हैं, आपके पीछे वाला खूब हॉर्न बजा रहा है, तो आपको बुरा भी लगता है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ या शोर जो सुनने में बुरा लगे और सेहत के लिए क्या हो नुकसानदायक हो,
वही आपका क्या कहलाता है, आपका ध्वनि प्रदूषण है। या फिर यहाँ से भी आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं कि वातावरण में मौजूद कोई भी अवांछित अर्थात कहिए कि एक तरीके से तेज आवाज़, कष्टप्रद आवाज़ अर्थात कहिए कि ध्वनि, तेज या फिर कष्टप्रद ध्वनि जो मनुष्य और अन्य जीवों के स्वास्थ्य और शांति को नुकसान पहुँचाती है, अर्थात स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाती है और शांति को नुकसान पहुँचाती है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे गाड़ियों का शोर, तेज संगीत कहिए कि तेज संगीत का बजना या फिर निर्माण कार्य की आवाज़ें, ये क्या कहलाता है? ये इसके एग्ज़ाम्पल है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन आप समझ गए अर्थात ध्वनि प्रदूषण आप समझ गए। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखिए, हॉर्न बजाना, बेवजह बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाना, लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़ हो गई, कंस्ट्रक्शन की जोरदार मशीनों की आवाज़ हो गई, ये सब क्या है? आपके नॉइज़ पॉल्यूशन के एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अर्थात आपकी आवाज़ों का तेज़ होना, एक तरीके से काफ़ी तेज़ आवाज़ आपको अगर कहीं से मिल रही है, तो वही आपका क्या कहलाएगा? आपका नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा? आपके कान को डैमेज करेगा, आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं, ये डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा कहाँ-कहाँ से नॉइज़ पॉल्यूशन आ सकते हैं। जैसे आपके गली की बिजली जब काफ़ी तेज़ कड़कती है, वो भी आपका एक तरीके से का नॉइज़ पॉल्यूशन है। हॉर्न वगैरह बजाना, डीजे बजाना, ठीक है? हॉर्न बजाना, आपके एरोप्लेन वगैरह अगर आपके छत से कभी गुजरते होंगे तो देखे होंगे, विमान वगैरह, जेट वगैरह की उनकी आवाज़ें कितनी तेज़ होती है, ठीक है? फिर आप ट्रैफिक में फँसते हैं तो जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह हो गई, एम्बुलेंस का हॉर्न वगैरह हो गया, ये सारे क्या है? आपके नॉइज़ पॉल्यूशन के एग्ज़ाम्पल हैं। अब सोर्सेज़ ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन कहाँ से कैसे-कैसे हो सकता है? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या-क्या हैं? कहाँ-कहाँ से कह लीजिए आपका नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है? तो यातायात में आपको मालूम है कि हॉर्न बजाने से वाहनों के जितने भी हॉर्न वगैरह होते हैं, जब भी आप हॉर्न बजाते हैं तो वो भी आपका एक नॉइज़ पॉल्यूशन है। ट्रक, बस हो गया, कार वगैरह हो गया, कार के इंजन की आवाज़ वगैरह हो गई, ठीक है? ये सब आपके नॉइज़ पॉल्यूशन के एग्ज़ाम्पल है। रेलगाड़ी और मेट्रो की आवाज़ हो गई, हवाई जहाज़ का कह लीजिए शोर हो गया, ये सब क्या है? आपके यातायात से संबंधित क्या है? आपके नॉइज़ पॉल्यूशन के उदाहरण है, ठीक है? फिर आपका निर्माण कार्य से जहाँ भी कहिए कि कंस्ट्रक्शन का या फिर निर्माण का कार्य होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कई सारी मशीनें होती हैं, जनरेटर होता है और भी बहुत सारी ड्रिलिंग की मशीनें होती है, तो वहाँ से खट, 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 टक, 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 टक काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। अगर आप वहाँ पे मान लीजिए कि आपका घर बगल में है या फिर उसी घर में आप साइड में कहीं रूम लेकर के रहते हैं या फिर जैसे भी रहते हैं, तो अगर वो आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, तो वो क्या करेगी? आपके कान को डैमेज करेगी, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाएगी। तो ये भी आपका क्या है? नॉइज़ पॉल्यूशन का एक एग्ज़ाम्पल है कि निर्माण के कार्य से क्या होता है, काफ़ी आवाज़ें आती हैं ड्रिलिंग मशीनें से, हथौड़े और हथौड़ों की आवाज़ें से, ठीक है? बुलडोज़र और क्रेन हो गया, उनकी आवाज़ों से और सीमेंट का मिक्सर हो गया, इनकी इस तरह की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आती है। फिर उद्योगों की बात करें तो जैसे कंपनी वगैरह में हो गया, तो बड़ी-बड़ी जो मशीनें लगी होती हैं, मशीनों का शोर होता है, जनरेटर की आवाज़ होती है, फैक्ट्री का सायरन होता है और कंप्रेसर और पंप की आवाज़ होती है। फिर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम की बात करें, तो लाउड स्पीकर और डीजे वगैरह, जैसे वर्तमान की बात करें तो कहीं भी आपका शादी वगैरह होता होगा या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, तो उसमें लाउड स्पीकर और डीजे तो कंपल्सरी है कि हाँ भाई डीजे आएगा ही आएगा। तो डीजे क्या करता है, अभी तो आप चीज़ों को सुन ले रहे हैं क्योंकि आप अभी मान लीजिए कि यंग हैं, जवान हैं, तो आपको मज़ा आता है, चीज़ों को सुन लेते हैं। वहीं अगर आप बूढ़े लोगों को देखेंगे, तो ज़्यादा आवाज़ होता है, ज़्यादा शोर होता है, तो वो मना करते हैं, क्योंकि जो उनके आपने सुना होगा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है सुनने की, जो हर्ट्ज़ में सुनते हैं, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ कितना सुन सकते हैं? 20 से लेकर के 20,000 20,000 हर्ट्ज़ तक आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही बस सुन सकते हैं, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक। और ये 20,000 जो हर्ट्ज़ होता है, जैसे-जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, तो वो आपका लगभग-लगभग 12,000 के आस-पास चला आता है, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप बूढ़े होते जाएँगे, तो आपकी सुनने की जो एक तरीके से क्षमता है, वो कम होती जाती है। तो इसीलिए बूढ़े लोग कहते हैं कि अरे आवाज़ मत करो या फिर डीजे बंद करो, या फिर उनको एक तरीके से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब ज़्यादा लाउड में आप चीज़ों को बजाते हैं, अब मान लीजिए कि सपोज़ कि बहुत ज़्यादा तेज़ बजा रहे हैं, तो आप तो सहन कर पाएँगे, आप 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक चीज़ों को सुन पाते हैं। जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं, जैसे-जैसे बूढ़े होते जाएँगे, तो उनके सुनने की कैपेसिटी क्षमता होगी जो वो कम होती जाएगी। जैसे-जैसे कम होती जाएगी, मान लीजिए कि उनका 12,000 पे आ गया और आप काफ़ी तेज़ बजा रहे हैं, तो आप तो चीज़ों को सहन कर लेंगे, लेकिन उनको सहन सही से तरीके से नहीं होगा, इसीलिए वो लोग मना करते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से आपका जैसे 0 से लेकर के जो 20 तक होता है, इसमें क्या होता है, आपके जानवर वगैरह जैसे कुत्ते वगैरह हो गए, वो इस कहिए कि आप इस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को अर्थात कहिए कि सुन सकते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि जब भूकंप वगैरह आना होता है, तो कुत्तों को पहले ही क्या हो जाता है, महसूस हो जाता है कि हाँ, ये होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो पहले ही भौंकने लगते हैं। तो इन आवाज़ों को भी 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ों को भी वो कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जो मनुष्य की बात करें, वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ों को सुन सकता है। इससे नीचे की आवाज़ों को सुन नहीं सकता है और इससे ऊपर की आवाज़ों को ये सुन नहीं सकता है। हमें बेसिकली इस चैप्टर में डेसिबल अर्थात कहिए कि लाउडनेस के बारे में पढ़ना है। जो आपके कहिए कि साउंड की जो तीव्रता होती है, उसके बारे में, डेसिबल के बारे में पढ़ना है।
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के बारे में नहीं पढ़ना है। ये मोटा-मोटी मैंने आपको आइडिया बता दिया, अभी हम आगे बताएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हो गया, इसमें भी काफ़ी आपके डीजे वगैरह बजते हैं, शादी-ब्याह के बैंड बाजे वगैरह बजते हैं, ठीक है? फिर धार्मिक भजन और प्रवचन वगैरह होते हैं और पटाखे का फोड़ना, पटाखे में फोड़ने में देखिए क्या हो जाएगा, आपका एयर पॉल्यूशन भी आ जाता है, ठीक है? और उससे एयर पॉल्यूशन से भी आपका हो जाएगा और एक आपका नॉइज़ पॉल्यूशन भी अर्थात करिए कि उससे एयर भी पॉल्यूट होता है और आपका नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाएँगी। फिर उसके बाद से थोड़ा-सा आगे चलते हैं, फिर उसके बाद से आपका हो गया घरेलू सोर्स हो गए, जैसे आपका टीवी हो गया और म्यूज़िक का वजह भाई घर में भी आप चीज़ों को बजाते होंगे, टीवी खूब लाउड करिए कि स्पीकर वगैरह लगाए होंगे या फिर काफ़ी तेज़ आवाज़ में चीज़ों को सुनते होंगे। एयर कंडीशनर और कूलर की आवाज़ वगैरह, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ वगैरह और वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ वगैरह। फिर मनोरंजन की बात करें सिनेमा हॉल और थिएटर में आपका कंसर्ट और म्यूज़िक शो हो गया, नाइट क्लब और बार हो गया, खेल और स्टेडियम हो गया, जैसे आप स्टेडियम अगर मैच वगैरह देखने जाते होंगे, तो वहाँ भी काफ़ी आवाज़ होती है, लोग मतलब चिल्लाते रहते हैं। अब सब लोग मनोरंजन के लिए वहाँ जाते हैं, तो लोग कहिए कि जितने देर स्टेडियम में रहते हैं, कोई कभी कोई चिल्लाएगा, कभी कोई चिल्लाएगा और वहाँ पे डीजे काफ़ी आवाज़ वगैरह होती रहती है, ठीक है? फिर आपका वाणिज्य गतिविधियाँ हो गई, जैसे शॉपिंग मॉल का शोर हो गया, हॉस्टल वगैरह हो गया, ठीक है? रेस्टोरेंट वगैरह, बाज़ार वगैरह और आपका वेंडिंग मशीन वगैरह हो गई, ठीक है? वेल्डिंग मशीन वगैरह हो गई, यहाँ से भी आपके क्या होते हैं, शोर वगैरह आते रहते हैं। फिर आपके पास से अन्य सोर्सेज़ की बात करें तो जैसे पालतू जानवरों का आवाज़, जैसे कुत्तों का भौंकना, जनरेटर सेट हो गया, फिर एम्बुलेंस और यातायात की पुलिस की सायरन वगैरह हो गई और सड़क की मरम्मत का काम हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कई जगहों से आप इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स लिख सकते हैं, जहाँ-जहाँ से आप आवाज़ को सुनते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को और आपके कलिए के कान को एक तरीके से नुकसान पहुँचाने का काम करता है। तो इसके कई सारे सोर्स हैं, मोटा-मोटी हर एक फ़ील्ड का सोर्स मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी आप जितना एक कहिए कि आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, आवाज़ों को सुनते होंगे, वो पूरा एग्ज़ाम्पल आप अपने स्तर से भी सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है? तो इन ये एक कहिए कि एक तरीके से सोर्स है, जहाँ से हमें क्या होता है, हमें आवाज़ एक तरीके से काफ़ी तेज़ आवाज़ मिलती है, अर्थात नॉइज़ पॉल्यूशन हमें एक तरीके से नॉइज़ पॉल्यूशन प्राप्त होता है या फिर कह लीजिए कि नॉइज़ पॉल्यूशन का उदाहरण है, नॉइज़ पॉल्यूशन हमें यहाँ-यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है? सोर्स हमने पढ़ लिया। अब इसकी इकाई यूनिट ऑफ नॉइज़ हमने देखिए एक बार मैं आपको फिर से सिलेबस दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है। सोर्स ऑफ आपने ये नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, कहाँ-कहाँ से नॉइज़ पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट होता है। अब उसके बाद से क्या पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है, यूनिट ऑफ नॉइज़, नॉइज़ का यूनिट क्या है और उसके बाद से आपका इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ेगा और कितना हम नॉइज़ लेवल के लिए एक तरीके से स्वीकार्य कर सकते हैं, कितने तक सुन सकते हैं और इसको कम करने के उपाय क्या है, ठीक है? तो अब यूनिट की ओर चलते हैं, यूनिट ऑफ नॉइज़, नॉइज़ का आपका यूनिट क्या है? तो यूनिट ध्वनि की इकाई की बात करें तो आपका डेसिबल में देखिए 2 होता है, एक आपका होता है साउंड इंटेंसिटी यानी कि ध्वनि की तीव्रता हो गई और एक आपका होता है साउंड फ्रीक्वेंसी यानी कि ध्वनि की आवृत्ति हो गई, ठीक है? तो आवृत्ति के बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन है, मनुष्य है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ों को सुन सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी के बारे में, पिच के बारे में, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें नहीं पढ़ना होता, ठीक है? हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है कि आवाज़ कितनी तेज़ है और कितनी धीमी है, इसकी लाउडनेस के बारे में पढ़ना है अर्थात कहिए कि जो लाउडनेस अर्थात ध्वनि की तीव्रता है, अर्थात जिसको कहिए कि डेसिबल में मापते हैं, इसके बारे में बस कहिए कि बस जानना है, जो आपका यूनिट है, तो यूनिट क्या होता है आपका डेसिबल होता है, ठीक है? बस यही आपको जानना है। ध्वनि की आपके कहिए कि इंटेंसिटी अर्थात ध्वनि की तीव्रता के बारे में पढ़ना है, ना कि आपको ध्वनि की फ्रीक्वेंसी अर्थात साउंड की फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। बस मोटा-मोटी मैंने आपको बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी आप कहिए कि 20 से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है? फ्रीक्वेंसी किसमें मापी जाती है? आपके हर्ट्ज़ में। तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ों को मनुष्य सुन सकते हैं और उससे जो कम आवाज़ें होती हैं, जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, ये 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ों को भी सुन पाते हैं। इसलिए भूकंप आने से पहले वो क्या करने लगते हैं, भौंकने लगते हैं क्योंकि उनको महसूस हो जाता है, ठीक है? अब चलिए देखते हैं यूनिट ऑफ नॉइज़ यानी कि ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई क्या होती है? आपकी डेसिबल होती है, डेसिबल में होती है, डेसिबल में इसको कह लीजिए कि मेज़र किया जाता है और फ़ॉर्मूला क्या होता है? डीबी इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 रहेगा, आई अपॉन आई 0 ये इसका फ़ॉर्मूला है। एक बात बस इसमें आपको याद रखना है, जब भी आपको साउंड की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ। साउंड की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाएगा तो आपका किसमें होता है? आपका हर्ट्ज़ में होता है, हर्ट्ज़ में होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ों को मनुष्य सुन सकते हैं और उससे जो कम आवाज़ें होती है 0 से लेकर के 20 तक, जैसे कुत्ते वगैरह भूकंप आने से पहले भाँप लेते हैं, तो कुत्ते वगैरह कुछ जानवर वगैरह वगैरह इसको सुन पाते हैं और जो 20,000 से ऊपर हर्ट्ज़ की आवाज़ें होती है, उसको ह्यूमन वगैरह नहीं सुन पाते हैं। तो ये आपका क्या होता है? साउंड की फ्रीक्वेंसी जिसका कह लीजिए कि यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज़ होता है और साउंड की इंटेंसिटी अर्थात साउंड की तीव्रता की बात करें तो इसका आपका क्या होता है यूनिट आपका डेसिबल होता है बस बस आपको यही याद रखना है यहाँ पे दिख रहा होगा आपका फार्मूला
और ध्वनि तीव्रता का यहाँ पे फ़ॉर्मूला दिख रहा होगा और डेसिबल में तीव्रता का स्तर कितना होता है, इसका फ़ॉर्मूला लॉग की सहायता से इसको निकाला जाता है। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता अर्थात लाउडनेस मापने की एक इकाई है, जो बताती है कि कोई आवाज़ कितनी तेज़ है या फिर कितनी धीमी है। आसान भाषा में यह क्या मापता है? आवाज़ की तेज़ता अर्थात लाउडनेस को मापता है, ध्वनि की शक्ति को मापता है। यह कैसे काम करता है? तो 0 से लेकर के 0 डीबी सबसे धीमी आवाज़ जो इंसान कल के एक तरीके से सुन सकता है और हर 10 डीबी बढ़ने पर आवाज़ 10 गुना ज़्यादा तेज़ बढ़ती है। जैसे 20 डीबी बढ़ने पर आवाज़ 100 गुना हो जाएगी, फिर 30 डीबी बढ़ने पर आवाज़ 1000 गुना अर्थात कहिए कि 10-10 गुना आवाज़ आपकी बढ़ते रहती है। बस ये फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है। रोज़मर्रा के उदाहरण अर्थात कहिए कि नॉर्मली आप कहिए कि जो आवाज़ें सुनते हैं, कितना-कितना सुनते हैं, तो 10 डीबी जो आवाज़ है, 10 डीबी 10 डेसिबल अगर आपकी आवाज़ है, साँस लेने की जो आवाज़ है, वो क्या होता है आपकी 10 डेसिबल के आस-पास जैसे आप साँस लेते हैं खूब धीमे-धीमे, वो 10 डेसिबल तक होता है। घड़ी की जो टिक-टिक की आवाज़ सुनते हैं, वो आपका 20 डेसिबल तक होता है। आप फुसफुसाहट की आवाज़ जो सुनते हैं, वो आपका 30 डेसिबल तक करीब होता है। सामान्य आवाज़ें, जैसे बारिश की आवाज़ें हो गई या फिर जो आप बात वगैरह करते हैं, वो भी आपका 50 से लेकर के 60 डेसिबल तक होता है। नॉर्मली आप जो बातचीत करते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप किसी से अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, वो आपका 50 से लेकर के लगभग-लगभग 60 डेसिबल के आस-पास होता है। जैसे बारिश की आवाज़ हो गई, वो भी आपका 50 के आस-पास होता है। आपके रेफ्रिजरेटर की आवाज़ हो गई, आपकी वॉशिंग मशीन की आवाज़ हो गई, ये भी आपका 60-70 डीबी के आस-पास होता है। तेज़ आवाज़ें क्या होती है? तो 80 आपका डीबी हो गया, जैसे 80 डीबी, 90 डीबी, 100 डीबी हो गया, ये आपकी जो मोटरसाइकिल की आवाज़ें हो गई, हेयर ड्रायर की आवाज़ें और मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ें हो गई, ये थोड़ी-सी तेज़ आवाज़ें होती है, जैसे आपका घर में मसाला वगैरह वगैरह मसाले वगैरह वाला मिक्सर होगा, तो देखा होगा आपने उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है? वो 80 और 90 डीबी के आस-पास होती है और खतरनाक आवाज़ें कितनी डीबी तक होती है, डेसिबल तक होती है? तो कार का हॉर्न वगैरह हो गया, ठीक है? सायरन वगैरह हो गया, पटाखे और जेट विमान की आवाज़ वगैरह हो गए, ये 110 से लेकर के 130 प्लस डीबी तक होते हैं। ये क्या करते हैं धीरे-धीरे अब इससे ज़्यादा अगर आप तेज़ जाते हैं, तो आपके कान क्या हो जाएगा एक तरीके से पूरी तरीके से डैमेज होने लगेगा, ठीक है? देखिए, कार का हॉर्न की बात करें तो 110 डीबी तक होता है, 120 डीबी आपके सायरन वगैरह एम्बुलेंस के सायरन वगैरह होते हैं, 130 प्लस डीबी आपके पटाखे वगैरह और जेट विमान वगैरह जो बड़े-बड़े आप पटाखे, आलू बम कौन-कौन से बम वगैरह आते हैं, उसको आप जलाते हैं, ठीक है? तो ये आपके क्या होते हैं, आपके इनकी आवाज़ें काफ़ी तेज़ होती है, 130 प्लस डीबी से ज़्यादा होती है और मापन उपकरण, इसके उपकरण क्या है कौन-कौन से मापने के? एक आता है आपका साउंड लेवल मीटर आता है, एक आपका आता है नॉइज़ डोसीमीटर आता है और एक आपका इंटीग्रेटिंग साउंड मीटर करके आता है, ये इसके मापने के उपकरण वगैरह होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बताया भी हुआ है कि डिफरेंस क्या होता है, तो हर्ट्ज़ क्या होता है, यह ध्वनि की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी की इकाई है, जिसे अक्सर ध्वनि के साथ मापा जाता है, लेकिन यह शोर की तीव्रता नहीं है। शोर की तीव्रता की बात करें तो वो आपका डेसिबल में मेज़र किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस दिया भी हुआ है, ठीक है? अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं, इसके बाद से क्या पढ़ना है? एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल स्वीकार्य ध्वनि स्तर कितना हम ध्वनि स्वीकार्य कर सकते हैं अर्थात कहिए कि सुरक्षित सीमा क्या है? तो कितना शोर हम सह सकते हैं, सुन सकते हैं? तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें, तो बात करना वही मैंने आपको बताया कि 50 से लेकर के 60 डीबी जो है डेसिबल है। आराम से हम बात जो करते हैं, बातचीत करते हैं अर्थात कहीं भी जो आवाज़ है 50 से लेकर के 60 डेसिबल तक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं अर्थात कहिए कि आरामदायक है हमारे लिए, ठीक है? वो हमारे लिए कहिए कि एक तरीके से एक्सेप्टेबल है, कोई कहिए कि हमें हमें या फिर हमारे स्वास्थ्य को या फिर हमारे कान को नुकसान नहीं पहुँचेगा। घर में रहते हैं, बातचीत करते हैं तो 40 से 50 डीबी तक वही आपका आरामदायक होता है। सोना की बात करें तो 30 से 40 डीबी तक अच्छी नींद के लिए अगर आपका 30 से 40 डीबी जैसे घड़ी की आवाज़ हो गई और थोड़ी बहुत टिक-टिक की आवाज़ आती है, तब भी आप चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे, आसानी से आप अपनी नींद को करिए कि कंप्लीट कर पाएँगे। काम के लिए, काम के समय की बात करें, तो अगर आप 8 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, तो 85 डीबी तक सुरक्षित है, इससे ऊपर आपका नहीं रहना चाहिए। जैसे कहीं आप सपोज़ कीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मशीनें वगैरह चलती होंगी, बहुत सारे काम वगैरह होते होंगे, तो 85 डीबी या फिर 90 डीबी के आस-पास है, डेसिबल तक है वहाँ पे आवाज़ वगैरह, तो आप करिए कि 8 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। अगर और वहाँ पे तेज़ आवाज़ है, तो आप 4 ही घंटे काम कर सकते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ है, 90 से ऊपर है या फिर 90 के आस-पास है, तो आप करिए कि 2 घंटे वहाँ आप काम कर सकते हैं। अगर 94 तक है या फिर इससे ऊपर है, तो 1 घंटा ही वहाँ पे आप सही तरीके से काम कर पाएँगे, नहीं तो आप एक तरीके से आपके कान को नुकसान पहुँचने लगेगा। जैसे-जैसे आप देर तक काम करेंगे भाई, जैसे मान लीजिए कहीं काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है और वहाँ पे मान लीजिए कि आप 5 मिनट तक सहन कर सकते हैं, तो 5 मिनट तक काम करेंगे। अब वहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे आप काम करेंगे और वो आपके एक तरीके से सहन की क्षमता से बाहर होगा, तो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचेगा, आपका कान खराब होने लगेगा। समय के साथ सीमाएँ, ठीक है? कितना शोर कितना सहन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए 85 डीबी वही 8 घंटे पूरा एक तरीके से पूरा 8 घंटे आप काम करना चाहते हैं, तो 85 डीबी तक सहन कर सकते हैं। 88 डीबी 4 घंटे आधा दिन, 91 डीबी 2 घंटे तक, 94 डीबी 1 घंटे तक, 97 डीबी 30 मिनट तक और 100 डीबी 15 मिनट तक
और इसके बाद से जिससे जैसे इससे इससे ऊपर जाएँगे 100 डीबी से ऊपर जाएँगे, तो 2 मिनट से कम ही आप चीज़ों को सहन कर पाएँगे और इससे और ज़्यादा 130 या फिर 150 के आस-पास जाएँगे, तो उन चीज़ों को आप सही तरीके से सहन नहीं कर पाएँगे और आपका एक तरीके से कान क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा अर्थात खराब हो जाएगा और आपके स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आसान भाषा में, हमेशा के लिए अर्थात सुरक्षित क्या है 30 डीबी तक और 70 से 85 डीबी थोड़ी देर तक के लिए अर्थात ठीक है। 85 डीबी से ज़्यादा खतरनाक कान बंद करो अर्थात 85 डीबी से ज़्यादा है तो आपके लिए काफ़ी कह लीजिए कि खतरनाक है, ठीक है? कान बंद करना पड़ता है और 100 डीबी से ज़्यादा है तो तुरंत कह लीजिए कि वहाँ से तुरंत चले जाओ अर्थात कह लीजिए कि वहाँ से चले जाओ और इससे भी ज़्यादा अगर 150 तक है तो पूरा आपका क्या करेगा 130 या फिर 150 के आस-पास है, तो आपके कान को एक तरीके से ये पूरी तरीके से डैमेज करने का कार्य कर सकता है, तो वहाँ से भी आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। घर के लिए क्या है, दिन में प 55 डीबी से कम अर्थात कह लीजिए कि सामान्य बातचीत करते हैं तो 55 डीबी तक आप स्वीकार्य कर सकते हैं और रात में 45 डीबी से कहीं कम होना चाहिए, फुसफुसाहट जितना जैसे आप हँसी-मज़ाक या फिर हल्का घड़ी के टिक-टिक की आवाज़ या फिर छोटी-मोटी जो आवाज़ें आती है, उनको आप कह लीजिए कि एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उतने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 45 या फिर 40 या फिर 30 डीबी तक है रात में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर हेडफ़ोन के लिए आप हेडफ़ोन वगैरह लगाते हैं, तो हमेशा आपको जो वॉल्यूम है, आपका जो उसमें आवाज़ सुनते हैं, वो आपको 60% से कम ही करके आपने देखा भी होगा कि मोबाइल में सेटिंग भी रहती है कि हाँ, 60% आप कम कर लीजिए। तो आपको ज़्यादा फुल करके सुनना नहीं है, सुनना भी है तो आपको 1 घंटे, आधा घंटे से ज़्यादा क्या करना है, लगातार नहीं सुनना है। मान लीजिए कि आप पूरे करिए कि एकदम एक तरीके से साउंड को ऑन कर दिए, फुल कर दिए हैं 100% पे, तो आपको सुनना है तो 1 घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं सुनना है, थोड़ा-सा बीच में रेस्ट करके अगर आप सुनना भी चाहते हैं, तो बीच में रेस्ट करते रहिए। ये नहीं कि लगातार सुन रहे हैं, तो आपके कान करिए कि आगे चल के अभी तो ये नहीं पता चलेगा आपको, जैसे-जैसे आप थोड़ी-सी आपकी एज बढ़ती जाएगी, तो आगे चल के आपको असर दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1 घंटे से ज़्यादा ना सुनो लगातार अर्थात करिए कि लगातार आपको 1 घंटे से ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं सुनना है। 60% पे भी नहीं सुनना, 100% तो दूर की बात है, 60% पे भी वॉल्यूम पे भी आपको 1 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं सुनना है और बीच-बीच में ब्रेक आपको ज़रूर लेना है, ये ज़रूरी बात है। याद रखने वाली बात, जितना तेज़ शोर उतना कम समय सह सकते हैं। डेसिबल से ऊपर का शोर हमेशा खतरनाक होता है, ये आपको बात याद रखनी है। डेसिबल से ऊपर का शोर हमेशा आपके लिए खतरनाक होता है, चाहे वो छोटे स्तर पे खतरनाक का काम करे, चाहे बड़े स्तर पे। इससे ऊपर जब या फिर इसके आस-पास जब आप जाएँगे, तो ये 80 डेसिबल के आस-पास से करिए कि आपको एक तरीके से आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और आपके कान के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो जितना करिए कि एक तरीके से तेज़ शोर होगा, तो उतना कम समय आप सहन कर पाएँगे, उसको सह पाएँगे और 80 डेसिबल से ऊपर जैसे आप जाएँगे, तो समझिए कि आप खतरनाक वाली कैटेगरी में जा रहे हैं। चीज़ आप समझ गए कि कितना आप स्वीकार्य कर सकते हैं, कितना आपके लिए ज़रूरी है। फिर थोड़ा-सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के क्या-क्या प्रभाव है, क्या-क्या इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के क्या-क्या प्रभाव है, क्या-क्या नुकसान वगैरह हमें होता है। तो सबसे पहला क्या है कि सुनने की क्षमता का कम होना अर्थात बहरापन होना। जितनी तेज़ आप आवाज़ों को सुनते हैं तो लॉन्ग टर्म में जाकर के अभी तो ये आपको नहीं पता चलेगा, जैसे-जैसे आपकी एज होती जाएगी, तो सुनने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अर्थात बहरापन होने लगेगा। तनाव, चिंता, अनिद्रा अर्थात सारी चीज़ों का इन सारी चीज़ों का बढ़ना जैसे टेंशन होना, चिंता वगैरह होना, नींद का ना आना, तो ये क्या होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण ही होता है। उच्च रक्तचाप और हृदय रोग अर्थात कहिए कि ब्लड प्रेशर और कई सारी हृदय से संबंधित कई सारी समस्याओं का, कई सारी बीमारियों का, कई सारे रोगों का उत्पन्न होना। बच्चों का मानसिक विकास रुकना, बच्चे जो होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो शुरू से ही क्या होते हैं अगर वो ज़्यादा आवाज़ों को सुनते हैं या फिर कहिए कि एक तरीके से नॉइज़ पॉल्यूशन के एरिया में रहते हैं, तो उनका क्या होगा मानसिक जो विकास होगा वो एक तरीके से रुक जाएगा। कार्य उत्पादकता घटना अर्थात कहिए कि जो भी कार्य वगैरह होता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी कंपनी में काम हो रहा है, वहाँ पे कहिए कि एक लेबर है, वो क्या कर रहा है कि 1 घंटे में 25 कहिए कि सामान को बना रहा है। अब वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन के चलते काफ़ी तेज़ आवाज़ हो रही है, टिक-टिक की आवाज़ हो रही है, वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको काम करने का मन भी नहीं करेगा, काम करने की उसकी क्षमता एक तरीके से बेकार होती जाएगी अर्थात काम करने का मन तो करेगा लेकिन आवाज़ के चलते, उस नॉइज़ के चलते वो काम सही से कर नहीं पाएगा। तो हो सकता है कि 1 घंटे में जो 25 कहिए कि किसी चीज़ को बना रहा था, अब वो 1 घंटे में 10 ही बना पाए, कुछ समय वो बाहर चला जाए, रेस्ट करने चला जाए क्योंकि वो आवाज़ जो है उसको सहन नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या होगा कार्य की उत्पादकता घटेगी और जितने भी उत्पादक आपकी सामग्री है, जो चीज़ आप बना रहे हैं, उसकी उत्पादकता भी घटेगी अर्थात कहिए कि एक तरीके से कंपनी को नुकसान भी होगा। पशु-पक्षियों का व्यवहार बदलना, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कई बार आपने शादी वगैरह में देखा होगा, रील्स वगैरह में देखा होगा कि जो घोड़े होते हैं, जैसे पटाखे फोड़े जाते हैं तो क्या करते हैं, झिनझिनाहट उनके अंदर एक तरीके से पैदा होती है, वो भगने लगते हैं, दूल्हे को लेकर के गिरा करके भगने लगते हैं, ये आपने रील्स वगैरह में देखा होगा। या फिर नॉर्मल आपने सुना होगा हाथी वगैरह के बारे में कि हाँ, ज़्यादा शोर वगैरह होता है पटाखे वगैरह देख करके या फिर बैंड बाजे वगैरह देख करके या फिर ऐसे भी बहुत ज़्यादा जहाँ आवाज़ वगैरह होती है, तो हाथी क्या होते हैं अंदर से सनक जाते हैं अर्थात कहिए कि
उनका मानसिक संतुलन जो होता है वो एक तरीके से बिगड़ने लगता है और वो लोगों के ऊपर हमला हमला करने लगते हैं या फिर भगने लगते हैं। तो इसके बारे में आपने सुना होगा, तो पशु-पक्षियों का क्या होता है, व्यवहार वगैरह बदलता है नॉइज़ पॉल्यूशन से ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा नॉइज़ होती है, आवाज़ वगैरह होती है। पारिवारिक झगड़े वगैरह बढ़ना, घर में शोर-शराबा होता होगा तो इधर-उधर झगड़ा वगैरह, लड़ाई वगैरह होगा ही। दुर्घटना का खतरा बढ़ना, जैसे दुर्घटना की बात करें कि हाँ, आपकी ओर कोई दुर्घटना मान लीजिए कि आ रही है और आप पहले से ही इतने नॉइज़ के अंतर्गत अर्थात इतनी आवाज़ों के से घिरे हुए हैं कि आपको उस खतरा का, कहिए कि उस खतरा की आवाज़ आपको मतलब आ रही है, आपकी ओर आ रही है, लेकिन आप पहले से ही नॉइज़ के एरिये में एक तरीके से घिरे हुए हैं। तो इस खतरा का कहिए कि आपको मालूम नहीं चल पाएगा, तो इससे दुर्घटना वगैरह होगी। तो खतराओं का कहिए कि एक तरीके से बढ़ना, चिकित्सा खर्च बढ़ना, अब चिकित्सा खर्च बढ़ेगा ही, ज़ाहिर-सी बात है कि लोग एक तरीके से सुन नहीं पाएँगे, बहरेपन की ओर जाएँगे या फिर बहरे होंगे। तो इससे क्या होगा, आप जाकर के दवा कराएँगे, अर्थात कहिए कि हॉस्पिटल में जाएँगे, तो चिकित्सा का खर्च अर्थात एक तरीके से आपका खर्चा वगैरह बढ़ते जाएगा, अर्थात चिकित्सा का जो खर्चा है आपका बढ़ जाएगा। जीवन की गुणवत्ता खराब होना, और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, आप चीज़ों को सुन नहीं पाएँगे, कोई कहेगा कि हाँ, पिलास दो या फिर कहेगा 1 गिलास पानी दो, तो आप कहेंगे ऐं, ऐं, ऐसे करके, कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं वो चीज़ों को सुन नहीं पाते हैं। तो वैसे अब मान लीजिए कि आप अभी नॉर्मल एज में हैं और ज़्यादा आवाज़ आप सुन रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन के एरिया में रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नॉइज़ वगैरह है, तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए, नहीं तो ये आगे धीरे-धीरे चल के आपको क्या कर देगा, बहरापन की ओर ले जाएगा, आपको बहरा कर देगा और क्या करेगा, आपके जीवन की गुणवत्ता को, जो मेन आपकी क्वालिटी है, सुनने की क्वालिटी है, उसको खराब कर देगा। जब लोग कोई बात कहेंगे तो आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा, कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पाएँगे, आधी चीज़ों को सुनेंगे, आधी चीज़ों को नहीं सुन पाएँगे, तो ये आपके जीवन की क्वालिटी, गुणवत्ता जो है एक तरीके से, उसको एक तरीके से पूरे तरीके से डैमेज कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है? तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव वगैरह है। इसके अलावा आप चाहे जैसे एक ही चीज़ हो गया, ये चीज़ जैसे मान लीजिए कि सपोज़ करिए कि सुनने की क्षमता का कम होना, अब आप जान गए कि हाँ, नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होगा, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, हम बहरे हो जाएँगे, तो इसको आप नॉर्मली थ्योरेटिकल फॉर्म में, एक ये आपका पॉइंट हो गया। अब इसको लिखेंगे कि ज़्यादा आवाज़ सुनने से हम बहरे हो सकते हैं, ठीक है? हमारी सुनने की क्षमता कम हो सकती है, 2-3 लाइनें आप इसमें लिख देंगे। तो ये मेन मैंने हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में और अच्छे तरीके से लिख करके सबको लिख देंगे ये हेडिंग के फॉर्म में, और इसको लिख करके आप चीज़ों को जब समझ गए, तो उसको लिखने में भाई सारी चीज़ें हिंदी में है आपकी, इसको लिखने में आपको कोई समस्या, इसको एक तरीके से एक्सप्लेन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस आप पॉइंट समझ गए और चीज़ों को समझ गए, तो आपको लिखने में कोई समस्या नहीं ल होगी। हर एक चीज़ के बारे में आप 2-3 लाइन वगैरह लिख सकते हैं कि भाई इससे क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन से हमारे मन में टेंशन वगैरह, तनाव वगैरह हो जाते हैं, हमें नींद नहीं आती है, इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, आपके इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव है, आपके हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है, आपके एक तरीके से कान वगैरह पे भी प्रभाव पड़ता है, पशु-पक्षियों के व्यवहार पे भी प्रभाव पड़ता है, दुर्घटनाएँ वगैरह ज़्यादा होती हैं, चिकित्सा का खर्च वगैरह बढ़ सकता है और जीवन की गुणवत्ता कह लीजिए कि एक तरीके से खराब हो जाती है। नोट में देखिए, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव धीरे-धीरे होता है और अक्सर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन इससे दीर्घकालिक प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं, अर्थात कहिए कि अभी तो आपको ये मालूम नहीं चलेगा, जैसे आपकी एज होती जाएगी, तब इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा कि अरे यार, हम ये करते थे, इतनी आवाज़ों के बीच में रहते थे, खूब आवाज़ें, ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन लगा कर के सुनते थे और अब तो हमें सही से सुनाई नहीं दे रहा है। तो जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, तब आपको ये चीज़ें क्या होंगी, महसूस होंगी, ठीक है? फिर आप देखिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिनिमाइज़ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण कम करने के तरीके। क्या-क्या तरीके हैं, कैसे-कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे-कैसे हम इसको कम कर सकते हैं? तो एक है कि आपका ईयर प्लग या फिर ईयर मफ़्स वगैरह पहनना, कि अगर ज़्यादा जहाँ आवाज़ हो रही है, कहाँ किसी कंपनी में या फिर कहीं भी आप काम कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं और वहाँ ज़्यादा आवाज़ हो रही है, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, ईयर प्लग और ईयर मफ़्स वगैरह पहन करके आप इसको, ध्वनि पॉल्यूशन है, इसको थोड़ा-सा क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दरवाजे, खिड़कियाँ बंद रखना, बाहर करिए कि डीजे बज रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कोई काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ से काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो आप अपने दरवाजे, खिड़कियों को बंद करेंगे। डबल ग्लेज़ विंडो लगाना, अर्थात कहिए कि एक डबल ग्लेज़ विंडो आता है, जिससे क्या होता होता है कि आपकी खिड़की वगैरह से आपकी आवाज़ें वगैरह, आपके जो भी बाहर काम वगैरह हो रहा है या फिर जो भी आपके डीजे बज रहा है या फिर कोई भी काम हो रहा है, तो आवाज़ें आपके रूम में, अर्थात आपके घर के अंदर नहीं आ पाएँगी। कारपेट और भारी पर्दे वगैरह लगाना, इससे भी आवाज़ थोड़ा-सा कहिए कि वहाँ पे रुक जाएगा। फिर पेड़-पौधे लगाना, प्राकृतिक बफर का काम करेगा। आस-पास क्या करेंगे, आपको ज़्यादा पेड़-पौधे लगाना है। हॉर्न का कम इस्तेमाल करना, आप जहाँ भी खुद भी या फिर जो भी लोग हों, अगर ज़्यादा हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ उनको थोड़ा-सा मोटिवेट करना और खुद भी आपको क्या करना, हॉर्न का कम इस्तेमाल करना, क्योंकि हॉर्न से चलिए दूसरा आपके आस-पास है, आपके आस में मान लीजिए कि 5 लोग हैं, तो उनको तो नुकसान होगा ही होगा। भाई आप भी तो सुन रहे हैं और जो हॉर्न आप बजा रहे हैं, तो आपके कान में भी आ रहा है, तो आपको भी इससे नुकसान होगा। तो हॉर्न का उपयोग क्या करना, कम करना। कम शोर वाले उपकरण खरीदना, जितने भी आप उपकरण मार्केट से खरीदते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि बच्चों के लिए कोई खिलौना ही खरीदने गए, तो उसमें इस प्रकार के खिलौने खरीदिए कि जिसमें आवाज़ ना हो या फिर आवाज़ हो,
एकदम नॉर्मल हो कि हाँ, बच्चे भी सहन कर पाएँ और आप भी उसको सुन पाएँ। ऐसा नहीं कि कई बूफर वगैरह ला दिए, खूब डीजे टाइप की चीज़ें ला दिए कि हाँ, बच्चे घर में एक तरीके से दिन भर डीजे बजाते रहे, सुनते रहे, तो इससे क्या होगा कि आपको भी नुकसान होगा, आपके बच्चों को भी नुकसान होगा। तो ऐसे उपकरण वगैरह को खरीदना कि जिसमें आवाज़ वगैरह ना आए या फिर आए तो कम के बराबर अर्थात ना के बराबर आए। फिर निर्माण कार्य सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सीमित रखना, जैसे मान लीजिए कि आप रात को सोएँगे या फिर और कोई काम करेंगे, तो निर्माण कार्य को एक तरीके से चलिए हम ऑफ़िस चले जा रहे हैं, निर्माण कार्य ये इस टाइम से लेकर के इस टाइम होना चाहिए। एक उसका एक तरीके से टाइमिंग बना देना कि हाँ, इसी टाइम निर्माण कार्य होना चाहिए। जितने लोग काम करने वाले हैं, चलिए उनको तो नुकसान हो ही रहा है, जितने आस-पास के लोग हैं, उनको नुकसान ना हो, तो वो बाहर चले जाएँगे या फिर कहीं घूमने चले जाएँगे या फिर थोड़ा-सा साइड होंगे या फिर अपना कुछ एक तरीके से अपनी व्यवस्था करेंगे। तो निर्माण कार्य को क्या कर देना, एक तरीके से फिक्स कर देना तथा साउंड प्रूफ दीवारें बनाना, जो भी दीवारें वगैरह होती हैं, तो साउंड प्रूफ बनाना कि हाँ, ज़्यादा अगर आवाज़ बाहर है भी, तो अंदर आपके रूम में, आपके घर में आवाज़ ज़्यादा ना आए। लाउड स्पीकर की आवाज़ का कम रखना, जब भी आप लाउड स्पीकर से क्या करेंगे, आवाज़ वगैरह मान लीजिए कि आपके डीजे है या फिर जो भी लाउड स्पीकर है, तो उसकी आवाज़ को एक तरीके से मेंटेन रखना है, कम रखना है कि हाँ, सुन सके, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान ना हो, ठीक है? वाहनों का नियमित कह लीजिए कि पॉल्यूशन अर्थात कह लीजिए कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल अर्थात पीयूसी टेस्ट वगैरह करवाना कि जितने भी वाहन वगैरह आप चलाते हैं, उसका क्या करना, टेस्ट वगैरह कराना कि हाँ, सही है, आवाज़ वगैरह सही है, सारी चीज़ की सही है या फिर नहीं, ठीक है? आपका साइलेंट ज़ोन बनाना, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल या के आस-पास में जैसे हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, तो कहा जाता होगा कि यहाँ पे शोर मत कीजिए, यहाँ पे मरीज़ वगैरह हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्या करना है, एक वातावरण कह लीजिए कि साइलेंट ज़ोन बनाना, एक वातावरण बनाना कि जहाँ भी हम रहेंगे स्कूल में या फिर हॉस्पिटल में या फिर कहीं घर पे भी, तो वहाँ पे क्या करना कि हम शांति रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से शोर-शराबा नहीं होगा या फिर किसी ऐसे उपकरण का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे वहाँ पे शोर-शराबा हो। फिर कहिए कि नॉइज़ कैंसलिंग कहिए कि हेडफ़ोन का उपयोग करना, कई सारे नॉइज़ कैंसलिंग आपके ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन भी आते हैं, उसका आपको उपयोग करना है। उद्योगों में साइलेंसर वगैरह कहिए कि लगवाना अर्थात कहिए कि उद्योगों में जो नॉर्मल नॉर्मल साइलेंसर होते हैं, कि ज़्यादा आवाज़ भी ना करे, उसको लगवाना और उसके बाद से जागरूकता फैलाना और नियमों का पालन करना, लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करना कि हाँ, ये शोर करना बुरी बात है, ज़्यादा शोर करना, फिर डीजे बजाना ये बहुत एक तरीके से अधिक लेवल पे ये बुरी बात है या फिर इससे नुकसान होगा, तो लोगों को मोटिवेट करना, नियम के बारे में बताना, नियमों का पालन करना। तो ये क्या है कुछ मेथड्स हैं जिसके चलते क्या कर सकते हैं इन तरीकों से आप कह सकते हैं आप एक तरीके से अपने आप को और अपने लोगों को एक तरीके से नॉइज़ पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। कुछ मुख्य तरीके आपने देख लिए, ठीक है? फिर अब आगे चलते हैं, ये देखिए आपका चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका वाटर पॉल्यूशन है, सिंपल सरल और आसान भाषा में हम वाटर पॉल्यूशन को नेक्स्ट लेक्चर में वन शॉट में ही पढ़ेंगे। एक ही करिए कि लेक्चर में सारी चीज़ों को समाप्त कर देंगे। ये आपने देख लिया सारे टॉपिक्स आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब जहाँ से भी पूछा जाएगा नॉइज़ पॉल्यूशन से संबंधित, बहुत लंबा आपका ये कहिए कि चैप्टर नहीं था। बस आपको सोर्स के बारे में पढ़ना था, कौन-कौन से सोर्स हैं, कहाँ-कहाँ से आपका नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। यूनिट के बारे में पढ़ना था, मैंने आपको बता ही दिया। इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन के प्रभाव क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया। एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नॉइज़ पॉल्यूशन कितना एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल कितना नॉइज़ हम एक तरीके से सहन कर सकते हैं, स्वीकार्य कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। और डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिनिमाइज़ नॉइज़ पॉल्यूशन यानी कि कौन-कौन से तरीके हैं जिसके चलते हम नॉइज़ पॉल्यूशन से बच सकते हैं या फिर उसको कम करने के उपाय क्या-क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया, पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वन शॉट करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 का। तो आई होप कि ये लेक्चर आपका वन शॉट काफ़ी आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपको पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई-बुक सिंपल, सरल और आसान भाषा में आपको चाहिए और नोट्स के साथ-साथ बुक और ई-बुक भी देखने को मिल जाएगा, पीवाईक्यूपी भी देखने को मिल जाएगा, प्री बोर्ड इस साल का जो नया आपका पेपर आने वाला है, इस साल का आपको पेपर भी प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में देखने को मिल जाएँगी। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेज़ में आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।